नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके स्नेह के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और ये मोहब्बत बनाए रखिए, इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए इसी रफ्तार के साथ। और अब बात करते हैं आज की। बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके इलेक्टोरल रोल्स को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियाँ लगातार उस पर विरोध व्यक्त कर रही हैं, खासतौर से जो विपक्षी पार्टियाँ हैं और आज तो बिहार में भी चक्का जाम किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन को बार-बार निशाने पे लाया जा रहा है। क्या ये मामला नागरिकता को लेकर है? क्या ये मामला चुनावों में गड़बड़ करने को लेकर है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो पत्रकारिता और राजनीति को एक लंबी, गहरी समझ के साथ आशुतोष मेरे मित्र हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत देश में शुक्रिया। कोई भी अच्छा काम हो, चुनाव आयोग यदि रिवीजन कर रहा हो, पहले तो महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो सबने कहा कि चुनाव की जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें गड़बड़ है, तो इसको ठीक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो उस पे भी हंगामा बरपा हुआ है। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो उसको लेके सवाल क्यों खड़े होते हैं। क्यों खड़े हो? ये बहुत ही जी सर। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जी। महाराष्ट्र को लेके सवाल खड़े हो गए। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि दिल्ली का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने बहुत बवाल काटा था और काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल मैच फिक्सिंग है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में। तो एक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन अगर अंपायर है, तो ये तो नहीं हो सकता कि एक एक टीम लगातार अंपायर के साथ और मजबूती से उसको डिफेंड करे और दूसरी टीम लगातार उसकी आलोचना करे। तो ये दर्शाता है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा अविश्वास पैदा हो गया। उस अविश्वास में कितना दम है या उनकी जो शिकायतें हैं उनमें कितना दम है, ये अपने आप एक अलग प्रश्न है। लेकिन सिस्टम में इलेक्शन कमीशन को लेकर अगर अविश्वास पैदा होता है तो ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है देश के अंदर ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से और साफ सुथरा चुनाव कराने की। अगर विपक्ष को यह लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अंपायर खुद मैच फिक्स कर रहा है और मैच में वो खुद खेल रहा है, तो फिर जो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो अपने आप पे संदेह के घेरे में आ जाती है। और अगर चुनाव की प्रणाली अगर संदेह के घेरे में आती है तो जो भी व्यक्ति उस प्रोसेस के माध्यम से चुना जाएगा, उसके 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 चुने जाने के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अगर उसके चुने जाने पर औचित्य खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी मॉरल अपराइटनेस और उसके पर बहुत गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर चुने हुए व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी और यह माना जाए कि गलत तरीके से चुन चुन के आया है, अगर यह अविश्वास पैदा हो जाए तो फिर लोकतंत्र के जीवित बने रहने पर भी खतरा पैदा हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब ये कैओस में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भले ही विपक्ष की जो शिकायतें हैं या उनके जो आरोप हैं उनमें बहुत दम ना हो, लेकिन उसको पूरी ईमानदारी से उसका निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी इसे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक वार्तालाप विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष को भी और चुनाव आयोग को रखना चाहिए और रखकर ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो शिकायतें हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायतों में बहुत मैं उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई आपकी शिकायतों के अनुरूप हम लोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए लेकिन मैंने सर, कहा कि ये बहुत ही गंभीर सवाल है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, मित्रों ने, हमारे मित्रों ने, कि ये वैसी स्थिति है कि आप हमेशा एम्पायर पे सवाल वो लोग खड़ा करते हैं जो कमजोर टीम होती है, जो हारने वाली होती है। उनका जैसे एक जमाना था जब पाकिस्तान के एम्पायर को लेकर हम लोग सवाल खड़ा करते थे। अब आज जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो तो किसी एम्पायर पे सवाल खड़ा नहीं करती कि आप सारे एम्पायर ईमानदार होते हैं या पहले सारे एम्पायर बेईमान होते थे। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोग तो अब थर्ड एम्पायर पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो जब इससे बेहतर है कि आप बेहतर खेलिए, बेहतर खेलने की तैयारी कीजिए, मजबूत टीम बनाइए। रोज-रोज एम्पायर पे सवाल खड़ा करके पूरे सिस्टम पर क्यों सवाल खड़ा कर? देखिए, सिस्टम पे सवाल तो हमेशा खड़ा करना चाहिए। बच्चा अगर 2 साल का भी है और 90 साल का भी है, अगर आप सिस्टम पे सवाल खड़े नहीं करेंगे तो सिस्टम कभी भी अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेगा। वो अधिनायकवाद की तरफ बढ़ेगा, तानाशाही की तरफ बढ़ेगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो है आप लगातार जो भी सत्ता में है उसको क्वेश्चन करिए। और वो सवाल बहुत ही खराब हो सकते हैं, वो सवाल बहुत ही विद्रूप हो सकते हैं, वल्गर हो सकते हैं,
लेकिन क्वेश्चन करने की जो 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 अधिकार है आम आदमी का या किसी भी व्यक्ति का या दल का, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो लगातार अधिनायकवाद को बढ़ाने की या उसको बढ़ने की प्रेरणा देने की कोशिश करता है कि आप पुलिस पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप जुडिशरी पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सेना पे सवाल नहीं खड़े सकते, आप प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि आप कोई अच्छा काम करते ही नहीं। इसका मतलब है कि भारत सरकार जो कुछ भी काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, भारत में दूध दही की नदियां बह रही, ऐसा तो है नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि विपक्ष के सवाल बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं और सिस्टम पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, आपने क्रिकेट की बात की। देखिए, क्रिकेट में जब विपक्ष और एक दल ने अंपायरिंग पर गहरे सवाल खड़े किए तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स लाने शुरू कर दिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थर्ड अंपायर की बात कर दी और साथ ही साथ एक रेफरी भी हो गया, ताकि अगर किसी के मन में जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत है तो वो उसकी शिकायत को मिनिमाइज किया जाए। यहाँ शिकायत को मिनिमाइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही गलत हैं, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं तो वही गलत है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। बलराज मधोक ने 1972 में बैलेट पेपर पे आरोप लगाया था कि उन दिनों बैलेट पेपर में कुछ जहरीली स्याही डाली जाती है जो वोटिंग के समय दिखाई नहीं पड़ती है और बाद में जब बैलेट पे चला जाता है तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करता है। उसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद थे और उसका कोई अर्थ नहीं था। तो मेरा प्रश्न यह है कि विपक्ष से लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष इसीलिए विपक्ष में क्योंकि वो कमजोर है। अगर वो जीत रहा होता तो विपक्ष सत्ता पक्ष में होता ना। भाई, कांग्रेस पार्टी एक जमाने 50 साल तक जीतती रही, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वो हार रहे हैं। या जब लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रश्न 2009 में उठाया था ईवीएम पे, तब क्या किसी ने कहा था कि आप चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहीं भी शिकायत है उसका निराकरण लोकतंत्र के अंदर करना चाहिए, उसको रबिश नहीं करना चाहिए और ना ही शिकायतकर्ता को बेइज्जत या इंसल्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आई डू एग्री ऑन दैट कि सवाल करने से तो कोई नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि भाई साहब जितने आप सवाल करते हैं हम उन सारे सवालों का जवाब आपको देते हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर रहा हो, बैलेट पेपर को लेकर रहा हो, वोट का जो नंबर बढ़ा पहले पिछली बार का जो चल रहा था इलेक्टेड वोट्स और काउंटेड वोट का, तो हमने अपनी तरफ से सारे जवाब दिए। अब यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होना चाहते तो कैसे करें? और जैसे ये जो अभी मौजूदा कंट्रोवर्सी है बिहार को लेकर, इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, उस पर भी उनका कहना है कि अभी तो आप पहले कह रहे थे कि रूल्स को लेकर सवाल खड़े करना है और जब रूल्स का रिवीजन हो रहा है तो आप फिर सवाल खड़े कर। आप कैसे देखते हैं मौजूदा कंट्रोवर्सी को? कैसे देखते हैं? ये तो मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से एक तरीके से बड़े ही इनकॉम्पिटेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ऐसे लोगों के हाथों में है जो जिनकी क्षमता पर मुझे बहुत गहरा संदेह है और उनकी मंशा पर भी मुझे गहरे संदेह है। देखिए, क्यों मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जब ये आरोप लगा कि भाई जो वोटर लिस्ट है वो ठीक होनी चाहिए, उसमें डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसका कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अब अगर मान लीजिए आपको समीक्षा करनी ही थी, मान लीजिए, और समीक्षा के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का एक भी नागरिक ये नहीं कहेगा कि आपको वोटर लिस्ट की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोई गलत आदमी जो है वो वोटर लिस्ट में हो जाए और जाके वो वोटिंग करे। समीक्षा आप कैसे करते हैं, प्रश्न इस बात को लेकर है। जब फरवरी के महीने तक आप समरी रिवीजन कर रहे थे, आपने पूरा वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया और अपडेट करके उसको फाइनलाइज कर दिया और ये हुआ कि उसके आधार पर चुनाव होगा, तो अचानक चुनाव के 2 महीने पहले आप समरी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी नई वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये काम 1 महीने के अंदर हो ही नहीं सकता, असंभव सी स्थिति। और खासतौर पर बिहार जैसे इलाके में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है आप उससे बेहतर तरीके से जानते हैं, जहां गरीबी भयानक है, जहां लोगों के पास घर तो छोड़ दीजिए, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने माता पिता की कागजात लेके बैठे होंगे, जहां लगातार बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है और बाढ़ आती रहती है। तो हिंदुस्तान की को आप मुझसे बेहतर, जहां दिल्ली के अंदर अगर आप लोगों से पूछेंगे तो ऐसी आधी आबादी मिल जाएगी जिनके पास जरूरी कागजात नहीं होंगे और उनको कागजात को लाने में उन्हें वक्त लगेगा। तो ये जो पूरी कोशिश की जा रही है और एक बहाना दिया जा रहा है, हम तो समरी रिवीजन कर रहे हैं, मतलब रिवीजन करने का क्या मतलब है? आप किसी को सजा दे रहे हैं तो आप प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ना भाई। अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की है
तो आप उसको 2 साल की सजा देंगे, 3 साल, फांसी की सजा तो नहीं लगा देंगे आप। और फिर कहने देखिए हम तो फांसी की सजा दे रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन हो रहा। तो ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये इंपॉर्टेंट होता है जस्टिस के डिस्पेंसेशन में। यानी जब आप न्याय कर रहे होते हैं तो आपको उस प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना होता है। मेरे ख्याल से अब जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बहानेबाजी कर रहा है, अपनी अक्षमता को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं किसी गहरे बैठकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो लोकतंत्र विरोधी है। लेकिन आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि ये केवल बिहार तक नहीं रुकेगा। अभी हम पश्चिम बंगाल में और राज्यों में जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने अगले, उनमें जाएंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी हैं सारे राज्यों में करेंगे, और 2029 के चुनावों के लिए हम एक नई साफ सुथरी इलेक्टोरल रूल्स बनाएंगे। ये बात वो कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरा सवाल, ये तो ठीक है उनका प्रोसेस में जो होगा, एक जो नया सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ये इलेक्टोरल रूल्स का मसला सिटीजनशिप पर क्यों पहुंच गया? मैं सिटीजनशिप पे जवाब देने के पहले एक लाइन में उसमें बोल दूं। देखिए 2003 में जैसा कहा जाता है 2003 में आखिरी रिवीजन हुआ था, ठीक है जी। आप टुकड़े टुकड़े में क्यों, आप कहिए ना कि अगले 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट करेंगे हम लोग। 1 साल का आप डिक्लेयर कर दीजिए। आप कह रहे हैं मैं पहले बिहार का करूंगा, फिर बंगाल का करूंगा, फिर इसका करूंगा, फिर उसका करूंगा। अरे भाई अभी आपके पास वक्त है, आप लोकसभा के चुनाव का इंतजार क्यों कर, आप अभी अनाउंस कर दीजिए ना। क्या बंगाल का जो रिवीजन है वो आप 1 महीने पहले करेंगे क्या? ये प्रश्न है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास है नहीं। देखिए जहां तक सिटीजनशिप की बात है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो सिटीजनशिप को चेक करे। ये मैंडेट, ये अधिकार गृह मंत्रालय का है, केंद्र सरकार का है, और गृह मंत्रालय ही इसके लिए अधिकृत है कि कौन आदमी इस देश का नागरिक है, कौन आदमी इस देश का नागरिक नहीं है। आपने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि भाई आप इसका जवाब दीजिए कि वो यहाँ आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या उन एविडेंसेस के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसका मैंडेट नहीं है। इसके अलावा 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि देखिए 1992 में और 1994 में 2 मामले, दो डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था, और इन दोनों डायरेक्टिव्स का मतलब ये था कि वो ये तय करना चाहते थे कि जो लोग वोटर लिस्ट में वो भारत के सिटीजन है या भारत के सिटीजन नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और 1995 में लाल बाबू हुसैन वर्सेस जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO और अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह फैसला दिया है कि यह इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है कि वो किसी भी वोटर की नागरिकता की जांच पड़ताल करे और यह बताए कि ये इस देश का नागरिक है या इस देश का नागरिक नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट बात कर रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी को नागरिकता साबित करने का जो ओनस है वो इंडिविजुअल, यानी उसको ये साबित करना है कि मैं इस देश का नागरिक हूं या मैं देश का नागरिक नहीं हूं। जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता हूं वो डॉक्यूमेंट अगर मैं गलत देता हूं तो फिर मुझे पेनल एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी नागरिकता साबित करने का काम व्यक्ति विशेष का है, और उसकी पड़ताल करने का काम जो है वो गृह मंत्रालय का है। और अगर मैंने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, गलत दस्तावेज दिए हैं, तो फिर मुझे सजा मिलनी चाहिए, या मुझे जो भी सजा मिले मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इसलिए मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर इशू किया था उस ऑर्डर में क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें जो लोग हैं जिनके नाम है उनके बारे में क्या कहा था, द प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी ये माना जाएगा कि वो नागरिक हैं, प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसका अर्थ आप निकाल लीजिए कि यानी 2003 के वोटर लिस्ट में जो लोग बिहार में नहीं है वो सारे लोग जो है वो सिटीजन नहीं है, और उन सारे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। ये जो तर्क है ये बिल्कुल बेकार तर्क है और बेहुदा तर्क है। कि इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन की पूरी एक्सरसाइज लोगों से कह रही कि आप अपनी नागरिकता को साबित करिए। अगर आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे तो आप वोटर नहीं रह पाएंगे। ये बड़ी फाइन लाइन है,
और लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में इन सब चीजों का बड़ा अर्थ होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो हाई कोर्ट चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं देता। कर सकता है वो दखल, लेकिन दखल नहीं देता, क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन की संवैधानिकता में दखल देने से अपने आप को रोकता है। तो जो काम गृह मंत्रालय का है वो काम इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है? इलेक्शन कमीशन इतना कर सकता है कि मान लीजिए अगर उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया, कोई ऐसा इंडिविजुअल आया जिसके ऊपर उसको लगता है कि यार ये शायद भारत का नागरिक नहीं है या कुछ गड़बड़ इसमें, तो वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है गृह मंत्रालय के पास कि आप भाई इसको चेक कर लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए। वो प्रोनाउंस नहीं कर सकता कि आदमी नागरिक है, नागरिक नहीं है। ये दरअसल अब लोगों से ये कह रहे हैं कि आप साबित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, और अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप इस देश के वोटर नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है, अब एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, वो और गंभीर बात है। गंभीर बात इस सेंस में है कि इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है उसमें इन्होंने लिखा है, हाँ, ERO shall decide on inclusion of such proposed electors in the final rolls. In each such cases, ERO and ARO shall pass the speaking order also. EROs will refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act 1955. अब ये प्रूफ एनफ है ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश नागरिकता को स्थापित करने के लिए हो रही है। ये बुनियादी फर्क है, मुझे लगता है, जिसको हमें समझना चाहिए। नहीं, लेकिन जो चुनाव आयोग ने काम, मैं आज पढ़ रहा था, आप उसको करेक्ट करिए, उन्होंने कहा कि ये जो सारा रिवीजन भी हो रहा है और 2029 का जो जिक्र उन्होंने किया है उसमें कहा कि उसके बाद तय हो जाएगा कि केवल जो हिंदुस्तानी है, भारतीय नागरिकता जिसके पास है, वही इलेक्टोरल रोल्स में रहेंगे। और इस सवाल को मैं यदि ऐसे समझूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही ये है ना कि वो केवल इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो वोटिंग में शामिल हो, तो वो कैसे चेक करेगा? उसके पास क्या ये अधिकार नहीं है? आप मैं नागरिकता की बात नहीं कर रहा, इसको कैसे वो चेक करेगा कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है? ये तो जिम्मेदारी है ना उनकी, अकाउंटेबिलिटी है ये। नहीं, ये देखिए बहुत फाइन लाइन है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके कहा था कि इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा ना, बड़ी फाइन लाइन है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि मैं इस देश की लोगों की नागरिकता को चेक करूंगा, ये नहीं कह सकता वो। ये जो ऑर्डर निकाला है उसमें ये अंतर नहीं था कि वो लोगों की नागरिकता को चेक कर रहा। उसकी जिम्मेदारी ये है कि नागरिकता को चेक करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक घोषित है, चाहे किसी भी चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट, भाई आधार कार्ड हर आदमी को तो नहीं मिलता। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, या फिर मनरेगा कार्ड है, या पासपोर्ट है, या बर्थ सर्टिफिकेट है, या जाति सर्टिफिकेट, तमाम तरीके के पेपर्स जो है वो इलेक्शन, या पैन कार्ड है, वो केंद्र सरकार देता है। तो केंद्र सरकार ये सारे दस्तावेज उन्हीं लोगों को देता है जो इस देश के नागरिक हैं, और किसी गैर किसी विदेशी को तो नहीं देता है। तो वो सिस्टम ऑलरेडी प्लेस्ड है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये करना है कि जो नागरिकता की जो दस्तावेज केंद्र सरकार दे रहा है उसके आधार पर आप वोटर लिस्ट बना ले। इलेक्शन कमीशन उसका उल्टा कर, इलेक्शन कमीशन कह रहा कि मैं आधार कार्ड को नहीं मानूंगा, मैं मनरेगा को नहीं मानूंगा, मनरेगा कार्ड को नहीं मानूंगा, मैं राशन कार्ड को नहीं मानूंगा। भाई जो केंद्र सरकार जो कार्ड दे रही है उसकी नागरिकता के आधार पर तो दे रही ना। अब या तो आप ये इलेक्शन कमीशन ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम सड़गल गया है और उसने ऐसे ऐसे लोगों को दस्तावेज दे दिए हैं जो दरअसल देश के नागरिक नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की शिकायत केंद्र सरकार से होनी चाहिए। वो केंद्र सरकार से कहे कि आपके बताए हुए कागजात के आधार पर मैंने वोटर लिस्ट बनाई, वो ठीक नहीं है, इसलिए कृपया करके आप उस प्रोसेस को शुरू करके करिए। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर रहा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, आप बहुत समझदार हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का डोमेन किसी की नागरिकता चेक करने का नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा जो लोग स्वीकृत माने जाते हैं कि वो नागरिक हैं, उन लोगों की लिस्ट बना के वोटर लिस्ट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक और पक्ष है कि आपने केंद्र सरकार को कहा कि केंद्र सरकार सब चीजें कर रही है, लेकिन जितने 11 दस्तावेज रखे गए उसमें से ज्यादातर दस्तावेज राज्य सरकारें बनाती हैं या राज्य सरकारों के पास अधिकार होता है उसको देखने का, चाहे वो जॉब कार्ड हो, मनी कार्ड हो या राशन कार्ड हो, तमाम तरीके की चीजें। और यदि ये माना जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल नहीं कर रहा। यदि उन्होंने बना दिया है तो सवाल तो यही हो रहा है कि वो फर्जी बन रहे हैं और इसीलिए जांच का विषय
यदि इतना सब कुछ ठीक है कि भाई आपने एक बार कार्ड बना दिया तो फिर तो कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो रिवीजन की भी क्या जरूरत है। विजय जी, फिर क्या जांच करनी है? आपने जब कहा कि दस्तावेज दे दिया, दस्तावेज फर्जी है, यही तो एक डिबेट हो रही है ना। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास वो कौन सा सिस्टम जिसके आधार पर तय करेगा कि ये दस्तावेज असली या नकली है? भाई, आप तो उसी सिस्टम, आप उसी एसडीएम के पास जा रहे हैं जो केंद्र सरकार का हिस्सा है ना। अगर आप ये डाउट कर रहे हैं कि आधार, देखिए, आधार कार्ड इस देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर हर व्यक्ति की पहचान का एक पुख्ता दस्तावेज है। आप उस आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे। अच्छा, दिलचस्प बात क्या है कि अगर कोई आदमी अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए जा रहा है तो वो आधार कार्ड के आधार पर ही होगा। वो ज्यादातर दस्तावेज आधार कार्ड से बन रहे हैं। हाँ, आधार कार्ड से दस्तावेज बन रहे हैं और उस आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे। ये तो एनॉमली है ना सिस्टम। इसका मतलब ये कि आपका इंटेंट क्वेश्चनेबल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इलेक्शन कमीशन की जो पूरी गतिविधि है बहुत संदिग्ध है और लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कहीं वो गलत, कहीं तो दूसरे रास्ते से जो सीएए कानून था उसको तो नहीं लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ समाज के कुछ खास तबकों का वोट का नाम आप वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, जो आपने कहा ना बीएलओ वाली बात। शंका, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से लोगों ने सवाल किया, मित्रों ने। उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है बात कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है, नागरिकता को चेक करने का अधिकार नहीं है। तो उनका कि भारत में, हमारे देश में कोई सिटीजनशिप को लेकर तो कोई बड़ा एक फुल प्रूफ प्रमाण पत्र नहीं है। और जब सरकार एनआरसी की बात करती है, नेशनल रजिस्टर बनाती है सिटीजनशिप का, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक बार हो जाए कि भाई सारा एनआरसी बन जाए तो काम ही खत्म हो जाएगा। आप एनआरसी का विरोध करते हैं और जब सिटीजनशिप पे सवाल होता है तो फिर दूसरे तरीके से बात करते हैं। देखिए, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सिर्फ 3 देशों को के संदर्भ में है कि वहां की माइनॉरिटीज को प्रताड़ना हो रही है और वहां से लोग भारत में आ रहे हैं। उस संदर्भ में ये किया गया। चलिए, मैं मान लेता हूं कि बड़े पैमाने पर देश के अंदर घुसपैठ हो गई, बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो गई है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, तो फिर ये एक्सरसाइज तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए ना। केंद्र सरकार को पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नागरिकता का ड्राइव करना चाहिए कि भाई बड़े पैमाने पर घुसपैठी आ गए और हम उनको रोकने में नाकामयाब रहे, लिहाजा हम ऐसे लोगों की पहचान करके देश से बाहर। ये एक्सरसाइज केंद्र सरकार नहीं कर रही, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत चिंतित है, जो लगातार घुसपैठियों का प्रश्न खड़ा करती, जो लगातार बांग्लादेशी के और रोहिंग्या का प्रश्न खड़ा करती। एक्सरसाइज ये नहीं कर रही, एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो उसका डोमेन नहीं। इलेक्शन कमीशन का डोमेन सिर्फ इतना सा है, देश के अंदर बहुत ही ईमानदार तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके, सिर्फ इतना ही उसका डोमेन है। नहीं तो क्या इसको कोई डोमेन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इसको ये माना जाए कि आप समझते हैं कि एनआरसी पर एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? केंद्र सरकार का यदि अधिकार है तो एक दिन केंद्र सरकार तय कर ले, फिर तो कोई को विरोध नहीं करना चाहिए कि जब नेशनल रजिस्टर बनाने की बात हो सिटीजनशिप का, फिर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर हमेशा जैसे ही बात शुरू होती है उस पर हंगामा होने लगता है। नहीं, देखिए, दो तरीके की चीजें हैं। आप जो विपक्ष क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है लोग डेमोक्रेसी के अंदर, उस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। सवाल नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं 2014 के पहले यही बीजेपी विपक्ष में थी। इस बीजेपी ने सबसे पहले जो है ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे नहीं किए थे, और लालकृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे। मैंने आपको बलराज मधोक का उदाहरण दिया था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां से उसका निराकरण हुआ। अगर आज विपक्ष कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है तो आज का विपक्ष अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो वो गलत हो, लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल खड़ा किया तो वो सही है, ये नहीं हो सकता ना। विपक्ष का काम है सरकार को लगातार ऑन टोज रखना। लेकिन अगर सत्ता पक्ष को ये लगता है या सरकार को अगर ये लगता है कि देश के हित में ये काम होना चाहिए, तो फिर लोगों से संपर्क करके, लोगों का विश्वास जीतकर उसको उस काम को मजबूती के साथ करना चाहिए। और जो सरकारें ऐसा काम नहीं करती वो सरकारें कमजोर मानी जाती हैं। इसीलिए लोग इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, मजबूत लोग हैं। आप देखिए, तीन किसान कानून लेकर आए, 1 साल तक सरकार ने वो जो आक्षेप था उसको बर्दाश्त किया, फिर उसको लगा कि नहीं, शायद ये हमने गलत तरीका अपनाया, तो उन्होंने वापस ले लिया उसको।
मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में सरकार को लगता है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिए इस देश के अंदर आ गए हैं और देश को नुकसान कर रहे हैं, तो पहला काम उनको यह करना चाहिए कि एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए, इस समस्या से देश को रूबरू कराना चाहिए, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के आपको एक कंसल्टेशन करना चाहिए। कंसल्टेशन करने के बाद आपको उसका जो निचोड़ है वो देश को बताना चाहिए कि भाई ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं। राजा ने अचानक आपने तय कर लिया कल से हम नोटबंदी कर देंगे, परसों से हम वोटबंदी कर देंगे। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो काम करने के तरीके पे प्रश्न खड़ा हो रहा, और आज तक आप मुझे बता दिए, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, कि क्या बीजेपी कभी कोई या मौजूदा कोई भी सरकार क्या कभी कोई व्हाइट पेपर लेकर आए कि कितनी बड़े संख्या में बांग्लादेशी इस देश के अंदर आए हैं और वो देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, और उसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को एक खतरा पैदा हो रहा। सिवाय पॉलिटिकल रेटरिक्स के और कहीं इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ना इस पे कोई कमीशन बना के कोई जांच पड़ताल की। आज तक कोई रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी तो मुझे बता दीजिए। या कितने बांग्लादेशियों को आपने डिपोर्ट किया है, वही संख्या बता दीजिए आप। यहां तक कि असम में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको भी आपने रोक दी। क्यों रोक दी? नहीं, तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं समझना चाहता हूँ। सवाल पर मैं सवाल नहीं कर रहा, सवाल तो करने ही चाहिए, जो भी प्रोसेस चल रहा है उस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या अब ये समय आ गया, जैसे आपने एक बात की, बहुत अच्छी बात है कि व्हाइट पेपर लेकर आए सरकार पहले कि भाई घुसपैठिए कितने हैं, क्या है और उसका स्टेटस क्या है घुसपैठियों का। तो क्या ये वक्त आ गया है देश में, जब इतना बड़ा मसला चल रहा है घुसपैठियों का, सिटीजनशिप का, हर इलेक्शन में चलता है, तो अब एनआरसी की जरूरत इस देश को है? आपको ऐसा लगता है? देखिए विजय जी, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर मुद्दे हवा हवाई होते हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत स्टडी कर रहे हैं। जैसे वो लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, आप बता दिए पिछले कम से कम 25 साल से लव जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा, और आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत केरल से हुई थी। आज तक एक भी मसला ऐसा नहीं है जो वाकई में लव जिहाद की श्रेणी में आता, एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये हवा हवाई तो मुद्दा है ना भाई। अगर लव जिहाद इस देश के अंदर है, अगर इस देश के अंदर मुसलमान बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों के साथ ब्याह का प्रेम का स्वांग रचा के उनको फंसा के अपने जाल में करते हैं, तो एक बड़ी समस्या है। बट क्या ये समस्या जमीन पे है या सिर्फ एक राजनीतिक नारेबाजी है? ये नारेबाजी ज्यादा है। कभी लव जिहाद की बात होती है, कभी जो है लैंड जिहाद की बात होती है, कभी आईएस जिहाद की बात होती है। सब चीज में जिहाद आप लेके चले आते हैं। आप कहते हैं आर्थिक जिहाद हमें करना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लव जिहाद है तो फिर गंभीर मसला है। इस पर बाकायदा क्यों नहीं जांच रिपोर्ट करके लोगों को बताते हैं भाई कितना लव जिहाद का मसला। उसी तरीके से ये जो बांग्लादेशियों का मुद्दा है, ये बात सच है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी 1971 के पहले इस देश के अंदर आए, वो अलग अलग इलाकों में जाके बसे, लेकिन सबको मालूम हो क्यों आए थे। क्या उनकी वजह से कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया है? क्या भारत का जो डेमोग्राफी उसकी वजह से चेंज हुआ है क्या? और क्या अगर वो बने रहते हैं तो भारत की एकता अखंडता को खतरा होगा क्या? इन 3 प्रश्न पे क्यों नहीं वो एक बड़ी रिपोर्ट लेकर आते और बताते कि भाई 10 लाख लोग इस देश के अंदर बांग्लादेशी घुस आए हैं, वो 10 लाख की संख्या बता दे। 10 लाख में हमने लगातार कोशिश की कि हम उसमें से सिर्फ 2000 लोगों को यहाँ बांग्लादेश भेज पाए हैं। ये सारी एक्सरसाइज नहीं हो रही। ये आरोप तो बीजेपी लगाती है ना, कि ये आरोप तो बीजेपी लगाती है कि डेमोग्राफी चेंज कर दिया है, चाहे वो बंगाल का मामला हो या असम का मामला हो या बिहार में सीमांचल का मामला हो या कुछ और इलाके, जो भी नाम ले सकते हैं, मुझे इस तरह से नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा आरोप तो है ही कि उन्होंने, घुसपैठियों ने डेमोग्राफी को बदल दिया है। और जो विपक्ष है वो इस डेमोग्राफी, ये जो असली समस्या है घुसपैठियों की, उसको धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर ट्विस्ट करता है। ये बीजेपी का आरोप है। इस पर आप नहीं, ये सिर्फ बीजेपी का आरोप है। ये जमीन पर ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। ये सिर्फ बीजेपी का। बीजेपी तो ये भी लगातार कहती है, आरएसएस तो लगातार कहती है कि मुसलमानों की संख्या इस देश के अंदर बड़ी हो जाएगी, यहाँ शरिया कानून लागू हो जाएगा। वो तो उस और आप देख लीजिए आजादी के बाद से कितने प्रतिशत मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि वो एक योजना के तहत अपनी जनसंख्या बढ़ा है। उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि वहाँ गरीबी है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ निरक्षरता है। जैसे जैसे उनके यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनके यहाँ चेतना बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है। जैसे हिंदुओं में लगातार कम होती है, वहाँ भी कम हो गई। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू है। आप उस डेवलपमेंट रिलेटेड इशू को कॉन्स्पिरेसी थियरी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं
कि मुसलमान जानबूझकर एक योजना के तहत अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर उनका शासन हो जाएगा। इस थियरी पे मुझे प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा है तो फिर डेटा के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ साबित करिए। आप बताइए कितने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस देश के अंदर है जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, बताइए मुझे। आप लिस्ट नहीं देते, आप कभी मुर्शिदाबाद का जिक्र करते, कभी मालदा का जिक्र करते हैं। आप मुझे बता दीजिए आज से 50 साल पहले मुर्शिदाबाद की आबादी क्या थी, उसका पॉपुलेशन का डेमोग्राफी क्या थी, मालदा की क्या क्या डेमोग्राफी थी, रामपुर की क्या डेमोग्राफी थी। क्या वहां अचानक संख्या में बढ़ोतरी हो गई है? और अगर हुई तो उसके कारण क्या है? ये साइंटिफिक, हम लोग साइंटिफिक एज में जी रहे, टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे। ये सारा डेटा कलेक्ट करके आप देश की आंखें खोलिए ना, लेकिन वो ही नहीं करते, वो आरोप लगाते हैं। और आरोप लगाने के बाद वो उसको एक नैरेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और नैरेटिव में कन्वर्ट करने के बाद फिर उस पर चुनाव लड़ते हैं, और फिर एक तबके विशेष को आप टारगेट करते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वाकई अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, वाकई में लव जिहाद कर रहे हैं, तो बहुत गंभीर प्रश्न है। लेकिन आबादी आप कहते हैं कि 4 गुना बढ़ गई है, और पता चला अगर आप डेटा देखेंगे तो 0.2% या 3% के आसपास बढ़ी है। आज भी इस देश के अंदर मुसलमान 14% के आसपास है और हिंदू 80% है। 80% 14% में फर्क तो है ना। उसके बाद आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, 14% मुसलमान इतने ताकतवर हो कि 80% हिंदुओं को डर लगता है। जो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की एक गंदी आदत है कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, वो उसको तथ्यों से सत्यापन नहीं करते हैं, इसलिए उनकी बातों पर मुझे यकीन नहीं होता है। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि आपको भी व्यस्तता है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है कि अभी जो बिहार का जो रिवीजन की जो एक्सरसाइज हो रही है, IRI जो इंटेंसिव, उसको बंद कर देना चाहिए और ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो बेवजह की है? नहीं, मुझे लगता है एक्सरसाइज बंद होनी चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है, वो तो पॉइंट ऑफ लॉ पे डिस्कस करेंगे। एक पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि इस तरीके का रिवीजन पूरे देश में होना चाहिए। एक दिन तय हो जाए कि हम 1 साल के अंदर ये करेंगे, हर आदमी को वक्त दिया जाए कि अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर सके, लोगों को दे सके, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति बहुत खराब है। और ये हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, कहते क्लिक ऑफ बटन एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो बेचारा समस्तीपुर में, जो बेगूसराय के बहुत सुदूर गांव में रहता है, जंगलों में रहता है, उस जिसके पास 100 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाता है बेचारा, उससे आप उम्मीद करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र दे देगा और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र भी ला के दे देगा, और अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो सरकार उसके ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई करेगी। लेट्स बी रियल। मानता हूं कि रिवीजन करिए, लिस्ट बनाइए, लेकिन 1 साल 1.5 साल का वक्त दीजिए। ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अचानक आप 25 जून को खड़े हो गए, बोले नहीं कल से तो रिवीजन शुरू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। वैसे में जब वहां मानसून है, जब बारिश हो रही है, जब वहां बाढ़ का मौसम है, लोग अपने जीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो वोट के समय वापस जाते हैं, अपना वोट देते हैं। अब वो अपना काम छोड़ दे 15 दिन और वापस आए बिहार के अंदर, अपने कागजात इकट्ठा करें, तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है। क्यों कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कर रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी व्यस्तता के बीच समय निकाला और मुद्दों को बहुत ठीक तरीके से, साफ तरीके से रखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। कितने 11:30 कर रहे हैं? मैंने हो गया अभी तो, अभी है 5 मिनट मेरे पास। ये बताइए क्यों कर रहे हैं आपने इसको कुछ समझा? वो तो सारी एक्सरसाइज यही हो रही है कुल मिला के। तो मुझे तो इलेक्शन कमीशन का रोल ही नहीं समझ आ रहा, जबरदस्ती क्यों इस तरह की एक्सरसाइज पंगे। उसको कहा गया होगा, आप जानते हैं उसको कहा गया होगा। लेकिन ये भी पता होगा कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, तो देश क्या में करें उसको नौकरी करनी है जी, हुजूरी करनी है। हमारे एक मित्र थे जो कहते थे कि हमें एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन अगर मेरा मालिक कहेगा कि आप 10 मिनट में पहुंच सकते हो, तो बोले हाँ मैं जाऊंगा घर पे। फिर 10 मिनट बाद पूछेगा पहुंचे, बोले नहीं रास्ते में हूँ।
क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि मैं 10 मिनट में नहीं पहुंच सकता, 10 मिनट में नहीं पहुंचूंगा। नहीं पहुंच पाऊंगा। बोले अगर मैं ऐसा कहूंगा तो बोलेगा साला बड़ा इनकॉम्पिटेंट आदमी है, तो मेरी बात ही नहीं, इसके बस का नहीं, तो निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है सर।